यू रिमाइंडेड मी, थैंक यू थैंक यू। चलो बेटा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारे पास, अंगद टेस्ट के बारे में बाद में डिस्कस करते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारे पास बच्चे, हम 3 लॉज ऑलरेडी कर चुके हैं और 3 लॉज हमने और करने हैं। 3 लॉज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 लॉज हमने और करने हैं। ठीक, तो आज का जो पहला लॉ होगा वो होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ठीक, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस है, दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नेम्ड एज रिचर। रिचर वाज द साइंटिस्ट जिसने हमें ये लॉ दिया था। ठीक, रिचर वाज द साइंटिस्ट जिसने ये लॉ हमें दिया था। अब देखो बेटे, जब हम इस लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाउ दिस, ये लॉ एक्चुअली आसानी से समझ में नहीं आता। तो पहली बार में समझ नहीं आएगा, दूसरी बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन ग्रेजुअली आई विल मेक इट अंडरस्टैंड, आई विल मेक दिस यू कैन से इजी फॉर यू, ताकि यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट इजीली। सो बेसिकली जब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस की बात करते हैं, ये कहता है whenever two elements separately combines with the fixed weight of third, they do so in the same ratio or some whole number multiple of the ratio in which they combine among themselves। कुछ समझ नहीं आया मुझे मालूम है, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर, कह रहा हूं whenever two elements separately combines with fixed weight of third, whenever two elements separately combine with the fixed weight of third, they do so in the same ratio or some whole number ratio in which they combine among themselves। मतलब समझिएगा, डेफिनेशन मैंने लिख दी, मतलब समझिएगा। मैंने कहा जब भी कभी दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करते हैं, तो उनका वेट जो कंबाइन कर रहा है, अगर मैं उसकी रेशो निकाल लूं, तो वो जो रेशो आएगी वेट की रेशो, वो वही रेशो होगी जिसमें वो आपस में कंबाइन कर रहे होंगे, या उसकी कोई होल नंबर मल्टीपल रेशो होगी। जैसे मान लो हम 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, से मेरे पास एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। ध्यान से देखना बेटा, अब ये मान लो कि कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ करके मीथेन बना रहे हैं। बेटे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कार्बन हाइड्रोजन हमेशा ही मीथेन बनाते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने मान लिया है कि कार्बन हाइड्रोजन ने मिलकर मीथेन बनाया और कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर के बेटे कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। बना तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी सकते हैं, पर बना ली कार्बन डाइऑक्साइड। और इन्होंने आपस में जुड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने वाटर बना लिया। अब ये 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। चलिए जरा मीथेन में देखें। इन मीथेन में कार्बन का वेट कितना ज्वाइन कर रहा है? कार्बन का एक कार्बन ज्वाइन कर रही, एक कार्बन का वेट कितना होगा? 12। अगर मैं ग्राम्स में लिख दूं तो वो 1 मोल का हो जाता है, 12 ग्राम मान लेते हैं। ठीक, और यहां पे हाइड्रोजन कितनी रिएक्ट कर रही है बेटा? बेटा एक हाइड्रोजन का मास है 1 और 4 का कितना होगा? इंटू 4, तो यानी ये 4 ग्राम ये हो गया। So 12 gram of methane reacts with
12 gram of carbon reacts with 4 gram of methane, 4 gram of hydrogen in methane. 12 gram of carbon reacts with 4 gram of hydrogen in methane. Clear? अब यहां आ जाओ, यहां पर हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, तो कार्बन का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है बेटे, 12 ग्राम। कार्बन का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है, 12 ग्राम। और इसमें ऑक्सीजन का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है बेटे, बेटा एक ऑक्सीजन होती है 16 की, 2 ऑक्सीजन हो जाएगी बेटा कितनी, 32 की। सो 12 ग्राम इज रिएक्टेड विद 32 ग्राम। 12 ग्राम इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम, ठीक, इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये आपस में अगर वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे बेटे, वाटर में हाइड्रोजन का वेट कितना है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम। यहां तक सब समझ में आ गया। अब देखें, अगर हम ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि कार्बन का वेट दोनों कंपाउंड के लिए, यानी अपने दोनों कंपाउंड के लिए फिक्स्ड है, 12 ग्राम ही है, तो हमने ये फिक्स मान लिया है। अब इसके साथ 12 ग्राम का हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है, 12 ग्राम के साथ ही ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे रेशो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, रेशो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन reacting with fixed weight, that is 12 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो बेटे, यहां 12 ग्राम कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है, हमें यह देखना है। तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का वेट रिएक्टिंग विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन। बेटा 12 ग्राम कार्बन के हाइड्रोजन का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है, कितना, 4 ग्राम। कितना, 4 ग्राम। और यहीं पे 12 ग्राम के साथ कितना वेट ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहा है बेटे, 32 ग्राम। 32 ग्राम। अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये रेशो 1:8 होगी, ठीक, 4 से कट गया, 1:8 आ गई। ये रेशो वही होनी चाहिए जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हो, या इसको किसी होल नंबर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके ये वाली रेशो आ जानी चाहिए, या इसकी रेशो को किसी होल नंबर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके ये रेशो आनी चाहिए। दोबारा समझते हैं, हमने यहां पे देखा कि वेट, रेशो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रिएक्टिंग विद फिक्स्ड वेट ऑफ कार्बन। कार्बन का वेट फिक्स था, उसके बाद हाइड्रोजन का वेट 4 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो उसकी वेट रेशो 1:8 हो गई। अब देखो, रेशो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रिएक्टिंग अमंग देमसेल्व्स, आपस में जब ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक, आपस में जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो वेट रेशो क्या है। जैसे आपस में रिएक्ट किया तो देखो बेटे, आपस में हाइड्रोजन का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है, 2 ग्राम, ये देखिए, और ऑक्सीजन का कितना रिएक्ट कर रहा है, 16 ग्राम। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, इज दैट द सेम रेशो और नॉट, इट इज द सेम रेशो। तो मतलब जब कभी भी कोई दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जब भी कोई दो एलिमेंट किसी तीसरे वेट के फिक्स्ड वेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उनकी वेट की जो रेशो होती है वो रेशो वही होती है जिसमें वो आपस में कंबाइन करें। वो रेशो, वेट की रेशो वही होती है जिसमें वो आपस में कंबाइन करें, या उसका कोई होल नंबर मल्टीपल होती है। यानी ये 1/8 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे 1/4 हो सकता है, 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3/8 हो सकती है। यानी ये रेशो 1:8 भी हो सकती थी, ये रेशो 1:4 भी हो सकती थी, ये रेशो 3:8 भी हो सकती थी। यानी जब भी कोई दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स्ड वेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी वेट रेशो
वही होती है जिसमें वो आपस में रिएक्ट करते हैं, या उस वेट रेशो को किसी से मल्टीप्लाई करने से, होल नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये रेशो आ जाती है। तो whenever two elements combines with the fixed weight of third, they do so in the same ratio or some whole number multiple of the ratio in which they combine among themselves. जिस रेशो में वो आपस में, बेटे एक मिनट, देखो बच्चे मैं हर चीज को ना 3 4 5 बार बताता हूं, ठीक? तो घबराने का नहीं होता, घबराने का नहीं होता, ठीक? आप बीच में चैट लिखते हो ना पुत्र, तो उससे में ना मेरे को पता नहीं चलेगा, बीच में छूट जाएगा, किसी की चैट छूट जाएगी। तो जब मैं तुम्हें पहले बताया था बेटे कि जब मैं तुमसे पूछूं बेटे समझ में आया कि नहीं, तो यस और नो लिखना है, तो मैं उसको दोबारा दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं। पर आप बीच में लिखोगे ना पुत्र, तो वो फिर आपके फायदे का भी नहीं, मेरे फायदे का भी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ाने में मस्त हूं, तो कैसे आपकी चैट पढ़ूंगा। लेकिन जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं तुमसे पहले पूछूंगा कि बेटे समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे चलेंगे, ठीक? तो बीच में चैट अभी मत लिखिएगा जब तक ना पूछूं, ठीक? क्लियर? ओके। तो मैंने कहा कि जब भी दो एलिमेंट, नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है यार, दिस इज नॉट अ सॉरी थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको एक चीज समझा रहा हूं कि मेरे बच्चों चैट तब लिखो जब मैं देख सकूं, ताकि आपके आंसर, क्वेश्चन का आंसर मिल सके, ठीक? अभी जैसे शुरू में मैंने लिखा, तो कोई बच्चा अगर शुरू में लिख देगा बेटे, तो मैं देख नहीं पाऊंगा ना बच्चे। तो आराम से जब मैं पूछूं कि बेटे आया कि नहीं, तो बताने का, और इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो बेटा, हमने कहा कि जब भी दो एलिमेंट किसी थर्ड के फिक्स्ड वेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उन एलिमेंट की जो वेट की रेशो होती है, वो वही रेशो होती है जिसमें वो आपस में कंबाइन करते हैं, या उसको किसी होल नंबर मल्टीप्लाई करने से, होल नंबर से मल्टीप्लाई करने से यही वाली रेशो आ जाती है। तो whenever two element joins with the fixed weight of third, they do so in the same ratio or some whole number multiple of the ratio in which they combine among themselves. लेकिन यही बात नहीं होगी, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल, ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये वाला पार्ट, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक? चलिए, अब मैंने क्या किया, और देखो कैसे समझना है, ठीक? बीच में मैं नहीं लिखना बेटे, जब पूछूं तब बताना। अब देखो बेटे, मैं तीन कोई नए एलिमेंट ले लेता हूं, से मैंने तीन नए एलिमेंट ले लिए, से एक ले लिया बेटे कार्बन ले लिया, दूसरा मान लो सल्फर ले लिया, तीसरा मान लो ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है बच्चे? अब कार्बन और सल्फर ने मिला के बनाया CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक? कार्बन ऑक्सीजन ने मिला के बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा सल्फर ऑक्सीजन ने मिला के बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। बेटे मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूं कि सल्फर और ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बना सकते, वो भी बना सकते हैं, ये तो मैंने इसमें एग्जांपल लिया है, ठीक? कि ये बन रहा है। अब मुझे यहां से बताएंगे, पहली बात, यहां पे कार्बन जो है CS2 में कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, कितना ग्राम? यस भूमिका, कार्बन कितना ग्राम है यहां पर? 12 ग्राम। शाबाश, 12 ग्राम, ठीक? और ये इसमें सल्फर, बेटा एक सल्फर का मास होता है 32, यहां पे कितना सल्फर रिएक्ट कर रहा है? 2, तो 32 इंटू 2 कितना हो गया? कितना वेट रिएक्ट कर रहा है यहां पर? 64। तो बेटा CS2 में हम थोड़ा इधर ध्यान में लिख दें, इन CS2 कि कार्बन का वेट हमने ले लिया 12 ग्राम और सल्फर का वेट ले लिया 64 ग्राम। ओके, ओजस बेटे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है ओजस? सर 12 ग्राम। शाबाश बच्चे, यहां पे 12 ग्राम, ठीक? और ऑक्सीजन का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है खुशी? ऑक्सीजन का कितना वेट यहां पे रिएक्ट कर रहा है? सर 32। शाबाश, 32, बिल्कुल सही, 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक और चीज लिख दी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का वेट है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट कितना है? 32 ग्राम,
ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे। माहिर, बेटे सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है? माहिर, सल्फर का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है बेटा? 32। यस, 32 ग्राम, बिल्कुल सही। और हर्षिता बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है? 32. शाबाश, 32। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, इन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर का वेट जो है वो 32 है, ऑक्सीजन का वेट भी 32 है। अब हमने ना वेट को फिक्स देखा किसका है, कोई बता सकेगा? गर्वित, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें किसका वेट अभी फिक्स दिख रहा है हमें? सर कार्बन का। कार्बन का, बिल्कुल सही। ये कार्बन का वेट जो है ये फिक्स्ड है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि कार्बन के फिक्स्ड वेट के साथ सल्फर ऑक्सीजन का जो वेट है वो कितना रिएक्ट कर रहा है, उसकी रेशियो क्या है। तो पहली बात क्या देखते हैं, जो कोई एलिमेंट फिक्स्ड होता है ना वेट, जिसका फिक्स्ड होता है वेट, उसके साथ देखते हैं दूसरे का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ, बेटे जिसका वेट फिक्स्ड है उसको छोड़ दिया, बाकी दो एलिमेंट की रेशियो निकाली। जिसका वेट फिक्स्ड है उसको छोड़ के बाकी दो एलिमेंट की रेशियो निकाली। तो रेशियो ऑफ सल्फर इज टू ऑक्सीजन reacting with fixed weight that is 12 gram of carbon। अब सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो देखनी है जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन से रिएक्ट कर रही है। बेटा सल्फर का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है? बेटे सल्फर का रिएक्ट कर रहा है 64। कितना रिएक्ट कर रहा है? 64। और ऑक्सीजन का कितना कार्बन के साथ? बेटे 12, यहां पे आएगा 32। तो आपस में रेशियो क्या आ गई बेटा? यहां पे रेशियो क्या आ गई? रेशियो आ गई 2:1। ये 2:1 रेशियो है। ये रेशियो वही होनी चाहिए जिसमें आपस में रिएक्ट करें, और यहां जिसमें आपस में रिएक्ट कर रहा है उसको 2 से 3 से 4 से किसी से मल्टीप्लाई करके ये रेशियो आ जानी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं रेशियो ऑफ weight of sulfur is to oxygen reacting among themselves। जब ये आपस में रिएक्ट कर रहा है, ठीक, तो रेशो क्या है? सल्फर इज टू ऑक्सीजन। जब ये आपस में रिएक्ट कर रहा है, सल्फर कितना? 32 और ऑक्सीजन कितना? 32। तो रेशो कितनी आई बच्चे? 1:1। अब अगर 1:1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही रेशो आएगी कि नहीं आएगी? ये 1/1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2:1 आएगी ना? सेम रेशो आ जाएगी कि नहीं? तो जब भी कोई दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स्ड वेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी वेट की रेशो या तो वही रहेगी या उसको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली रेशो आ जाएगी जब वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। यानी उनके आपस में रिएक्ट करने की जो वेट रेशो है या तो वही रेशो होनी चाहिए या उसको किसी होल नंबर से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके ये रेशो आ जानी चाहिए। इससे समझ में आ जाता है कि जब भी दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स्ड वेट से रिएक्ट करते हैं तो उनके वेट में वही रेशो होती है जिसमें वो आपस में कंबाइन करते हैं या कोई होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशो होती है। यस अर्नव, आप पूछो क्या पूछना चाह रहे हो? यस सर। सर जैसे आपने ये जो एग्जांपल लिया इसमें हमने देखा कार्बन जब सल्फर और ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो सेम वेट में करती है 12 ग्राम्स। लेकिन सर जब हम ऑक्सीजन को भी देखते हैं, ऑक्सीजन जब कार्बन से कंबाइन हो रही है तब उसका भी 32 ग्राम्स आ रहा है वेट, और जब ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंबाइन कर रही है तब भी 32 ग्राम्स आ रहा है वेट। तो हम ऑक्सीजन को फिक्स नहीं रख सकते? बिल्कुल, आप ऑक्सीजन को क्या, मैं इसी को करने वाला था बेटा। आप तो किसी एक एलिमेंट का वेट फिक्स करना है ना, तो चलो हम इसको छोड़ो, मैं तुम्हें यहां तो फिक्स वाला ही ले लिया ना मैंने, जैसे ये ले सकता था ये ले सकता। अब एक मजेदार काम करते हैं, अपन ऐसा करते हैं दोनों कंपाउंड के लिए सल्फर का वेट फिक्स कर लेते हैं। किसका वेट फिक्स कर लेते हैं? सल्फर का वेट फिक्स कर लेते हैं। हालांकि ये फिक्स नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि हमें इसका वेट फिक्स करके इसके साथ कार्बन ऑक्सीजन का वेट देखना है। और वेट कितना फिक्स कर लेना है ये भी देखो। अब एक नया तरीका इसी क्वेश्चन को समझने का,
जैसे अभी बेटे ने ये कहा कि ऐसा हो सकता है सर यहाँ पे हम ऑक्सीजन, तो हम इसी को भी ले सकते हैं। कोई भी एलिमेंट, मैं सल्फर को फिक्स करना चाहता हूं, और सल्फर को कितना फिक्स करना चाहता हूं, से 1 ग्राम, से 1 ग्राम। सो लेट वी फिक्स द वेट ऑफ सल्फर टू 1 ग्राम। हमें यह देखना है 1 ग्राम सल्फर के साथ दूसरी चीज कितनी रिएक्ट कर रही है। तो सल्फर के पहले 2 कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है जी। सल्फर का एक कंपाउंड है CS2 और दूसरा कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड। अब CS2 में सल्फर का वेट कितना है, CS2 में सल्फर का वेट कितना है, 64। तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट्स विद 64 कितने के साथ रिएक्ट कर रही है बेटा, 12 ग्राम के साथ, विद 12 ग्राम। तो 1 ग्राम विल रिएक्ट विद 12 अपॉन 64। ये 1 ग्राम के साथ इतना 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब 1 ग्राम के साथ इतना कार्बन रिएक्ट करेगा। यहां से समझ में आ गया कि 64 ग्राम जो है दैट इज रिएक्टिंग विद 12 ग्राम। तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगी वो हमने देख लिया, ठीक। अब इधर भी सल्फर का ही वेट हमने रखना है। हमने सल्फर का वेट 64 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट्स विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन। हमने सल्फर का वेट फिक्स करना है 1 ग्राम। तो यहां पे 64 ग्राम 12 के साथ रिएक्ट करती थी, तो 1 ग्राम 12/64। दूसरे में भी सल्फर का वेट फिक्स करते हैं। यहां सल्फर का वेट कितना रिएक्ट कर रहा था, 32। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का वेट 32, हमने 1 ग्राम के साथ देखना। तो यहां आ गया 32 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट्स विद 1 ग्राम, कितने ग्राम बेटा, 32 ग्राम इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आप देख रहे हैं 32 इज रिएक्टिंग विद 32 ना, तो 32 ग्राम इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटे 1 ग्राम ऑफ सल्फर विल रिएक्ट विद 32 डिवाइडेड बाय 32, ठीक। ये आ गया हमारे पास 1, ये आ गया हमारे पास 1। और इसको सॉल्व किए रहते, तो इसको सॉल्व करते तो 4 से कटता बेटे, यहां पे आ जाता 4, और यहां पे कितना आ जाता बेटे हमारे पास, बल्कि 4 से का सीधे काट देते, आगे भी कट जाता, ठीक। अगर हम इसको 4 से काटते, यहां 3 आ जाता बेटे जी, ठीक है जी, और यहां 16 आ जाता, बिल्कुल सही, ठीक है जी। अब देखो रेशो ऑफ वेट ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन reacting with fixed weight, that is 1 gram of sulfur। अब मैंने 1 ग्राम सल्फर के साथ इसकी रेशो देखनी है। कार्बन का वेट था 3/16 और ऑक्सीजन का वेट कितना था 1। तो ये रेशो आ गई 3:16। कार्बन इज टू ऑक्सीजन की रेशो क्या आ गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 3:16 आ गई बेटा। अब हमें यह देखना था कि जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करे तो क्या उसकी वेट रेशो यही आती है, या इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करके वो रेशो आ सकती है। तो रेशो ऑफ वेट ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन रिएक्टिंग among themselves, ठीक, आपस में जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन इज टू ऑक्सीजन, कार्बन का कितना 12 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना 32 ग्राम, तो रेशो कितनी आ रही है 3:8। अब अगर मैं 3:8 को या 3:16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ये 3:8 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। कहने का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये रेशो आ जाएगी। तो हमने देखा कि हमने यहां पे सल्फर का वेट फिक्स कर दिया, कितना कर दिया 1 ग्राम कर दिया दोस्त, और 1 ग्राम के साथ उसका जुड़ने वाली कार्बन ऑक्सीजन निकाल ली, उसका रेशो देख लिया, और कार्बन ऑक्सीजन का आपस में रेशो देख लिया। हमने देखा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की होल नंबर रेशियोज हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे की होल नंबर रेशियोज हैं।
Thus law is illustrated. इससे में ये समझ में आया जब भी कभी कोई दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन करते हैं तो उनकी जो वेट की रेशो होती है या तो वो वही रेशो होती जिसमें वो आपस में कंबाइन करते हैं या इसको किसी होल नंबर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें, चाहे इसको होल नंबर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें तो ये रेशो सेम हो सकती हैं। whenever two elements separately combines with the fixed weight of third, they do so in the same ratio or some whole number multiple of the ratio in which they combine among themselves. जब भी कोई दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स वेट से रिएक्ट करते हैं तो उन दो एलिमेंट्स की वेट की रेशो देखो, वो वही रेशो होनी चाहिए जिसमें वो आपस में रिएक्ट करें। और यहाँ ओके, let me see for the guest. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटे, होल नंबर वाला बता दो आपने कैसे किया। मेरे बच्चे देखो, ये रेशो 3:16 है तो क्या मैं इसको 3/16 लिख सकता हूं? और ये रेशो 3:8 है, क्या इसको 3/8 लिख सकता हूं? अगर मैं इसको आपस में रेशो लूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, 1 से 1, यहाँ पे 2:1। तो जब इसको रेशो को लिखेंगे 1:2 रेशो आएगी। क्या ये दोनों एक दूसरे की होल नंबर रेशोज हैं? इससे समझ में आता है, यस, दे आर होल नंबर रेशोज ऑफ ईच अदर। यानी अगर आप इसको 3/16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रेशो आ जाती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि या तो रेशो यही वाली आनी चाहिए थी जब ये किसी के फिक्स्ड वेट से रिएक्ट करते हैं, या तो इनकी रेशो 3:8 आए, और या फिर इसको या इसको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेशो सेम आए। ठीक, यही हमारा लॉ कहता है कि जब भी कोई दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स्ड वेट से रिएक्ट करते हैं तो उनकी वेट रेशो वही होती है जिसमें ये आपस में कंबाइन करते हैं, या उसको किसी होल नंबर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें तो सेम रेशो आती है। बोलो बेटे, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब किसी को कोई डाउट है, किसी बच्चे को कोई डाउट है, he or she can ask. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इस लॉ की कोई लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशन अभी बताते हैं बेटा, अभी तो सिर्फ लॉ बताओ, समझ में आ गया, फिर बाकी सब कुछ बता दें। ओके, तो उम्मीद है सभी को लॉ तो समझ में आ गया। तो लॉ को एक बार फिर रिमाइंड करें, whenever two elements separately combine with the fixed weight of third, they do so in the same ratio or some whole number ratio in which they combine among themselves, जिसमें वो आपस में कंबाइन करते हैं, उसकी कोई होल नंबर रेशो वो होनी चाहिए। अब इसके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर फॉर दिस? ठीक सर, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का पार्ट है? हाँ जी बेटे, अभी तो सारे लॉ हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ही पढ़ रहे हैं बच्चे। ठीक, ओके सर। ओके बेटे, अब देखो आगे चलते हैं। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन कौन कौन सा आएगा बेटे, एक्सेप्शन भी बताता हूं विनाश। देखो बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये आएगा, इलस्ट्रेट द लॉ को इलस्ट्रेट करना। ऐसे हमें या तो कुछ कॉम्बिनेशन दिए होंगे या उनके परसेंटेज दिए होंगे, तो उसमें इसी तरह से करना, किसी एक का वेट 1 ग्राम फिक्स करके उसके साथ बाकी कंबाइनिंग एलिमेंट की वेट रेशो निकाल लेना। ऐसे जैसे ऐसे किया, ऐसे वेट रेशो निकाल लेना, और फिर जो हमने यहां जिन जिन एलिमेंट की रेशो निकाली उसकी आपस में रेशो निकाल लेना, और उन दो रेशोज को ऐसे आमने सामने रख देना। अगर वो कोई भी होल नंबर रेशो आई 1:2, 2:1, 2:3, 4:5, तो समझ लेना कि लॉ इज इलस्ट्रेटेड। क्या बोला? हमें कुछ भी डाटा दिया, यहां परसेंटेजेस दी है या नहीं दी है, कंपाउंड दिए हैं, आपने किसी एक एलिमेंट का वेट फिक्स करना है, कितना, 1 ग्राम, और उसके 1 ग्राम के साथ दूसरे एलिमेंट्स के वेट को निकाल लेना है, और वो जो वेट निकालना उसकी रेशो निकाल लेनी है, और उन्हीं एलिमेंट के आपस में रिएक्शन की भी रेशो निकाल लेनी है, और ये दोनों रेशोज को आमने सामने रख लेना है ऐसे करके।
अगर वो कोई भी होल नंबर रेशो आती है तो समझ लेना लॉ इज कंप्लीट, लॉ इज डेफिनेटली प्रूव्ड। ठीक है जी, क्लियर? सर परसेंटेज को 1 ग्राम, बेटा ऐसे ही जैसे मान लो हमें यहाँ पे दिया होता है कि इसका 10 ग्राम रिएक्ट विद 90 ग्राम, तो हम बोलते हैं 10% रिएक्ट विद 90% को ग्राम में लिख दो। 10 ग्राम रिएक्ट विद 90 तो 1 ग्राम रिएक्ट विद हाउ मच, ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चे, अब चलो आगे, कंपटीशन का क्वेश्चन इसमें क्या आएगा बेटा? कंपटीशन में इसमें क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग of the following क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportions is valid। हमें बोला in which of the following law of reciprocal proportions is valid, in which of the following law of reciprocal proportion is valid? A है H2O H2S HCl, C है PCl3 P2O3 P2O5, B C है H2S सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और D है बेटा आपके पास PCl3 HCl PH3। अब इसमें हमारे को यह कह दिया गया है कि आपको यह बताना है किसमें ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक बेटा, ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास 3 एलिमेंट दिए होने चाहिए। पहली बात, सारे कॉम्बिनेशन में मिला के 3 एलिमेंट होने चाहिए, वो तीनों एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, उनके 3 कॉम्बिनेशन होने चाहिए, और कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बोला? 3 एलिमेंट होने चाहिए, उन 3 एलिमेंट के 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, और कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिएगा हमारे पास यहां कितने एलिमेंट है? 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 1 क्लोरीन, 4 डिफरेंट एलिमेंट्स है इन 3 कॉम्बिनेशन में। 4 एलिमेंट है तो ये तो लगेगा ही नहीं, ये तो पक्का है। ठीक, अब इसमें 1 फास्फोरस है, 1 क्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है। यस, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बट मैंने कहा कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन रिपीटेड है, फास्फोरस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन रिपीटेड है, तो कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहां पे भी ये लॉ नहीं लगेगा। यहां पे 1 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, एलिमेंट ही 4 हैं, तो 4 एलिमेंट है तो ये लॉ लगना ही नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे 1 फास्फोरस, 1 क्लोरीन, 1 H, यहाँ पे फास्फोरस H, यानी इसमें फास्फोरस, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इन 3 एलिमेंट के 3 कंपाउंड है, कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं है। यहां P से Cl का कॉम्बिनेशन है, यहां H से Cl का कॉम्बिनेशन है, यहां P से H का कॉम्बिनेशन है, कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं है। हेंस आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। तो बेटे ऐसे करके हमें ये समझ में आना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल बात ये होगी कि हमें ये देखना है 3 डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, उन 3 डिफरेंट एलिमेंट्स में 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, कोई कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए, उससे हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड हो जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर है अब ये क्वेश्चन? यस वेदांत, व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटे? पूछिए जल्दी जल्दी, शाबाश। ओके, सो ऐसे कंपटीशन का क्वेश्चन, ऐसे +1 का क्वेश्चन है।
ठीक, ये दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब मेरे बच्चे बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इस लॉ की एक्सेप्शंस क्या है। देखो बेटा, एक्सेप्शंस है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पे कोई लॉ नहीं लगता, आइसोटोप्स पे कोई लॉ नहीं लगता। ठीक, आइसोटोप इज द एक्सेप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर, अदरवाइज सारे इसी तरह से होते हैं। तभी तो वैलिड कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तभी तो सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 बनता है, SO3 बनता है, पर H2O नहीं बनता, क्योंकि H2O में कभी भी इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता होगा भाई। सिंपल। तो उम्मीद करता हूं बात ये समझ में आ गई कि ये लॉ कहां लगता है, लॉ होता क्या, किसने दिया। तो एक बार फटाफट रिवाइज। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया? रिचर ने। रिचर ने कहा whenever two elements combine with the fixed weight of third, they do so in the same ratio or some whole number multiple of the ratio in which they combine among themselves. इसका पहला क्वेश्चन जो आपको +1 में मिलेगा, उसमें आपने किसी एक एलिमेंट का वेट 1 ग्राम फिक्स करके उसके साथ बाकी जुड़े हुए एलिमेंट्स का वेट निकाल लेना है, और वो वेट रेशो आपस में जुड़ने वाली भी देख लेनी है उन्हीं दो एलिमेंट की, और उन दो रेशो को कंबाइन करके देखना है। अगर कोई होल नंबर रेशो आती है तो लॉ इज वैलिड, नहीं तो नहीं है। ठीक, और रही बात कंपटीशन में, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 3 डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, उनके 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस है, और इसकी एक्सेप्शन है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पे ये लॉ नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले लॉ की तरफ। देखो बेटे, नेक्स्ट लॉ की जब हम डिस्कशन करेंगे, ठीक, नेक्स्ट लॉ को डिस्कस करने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड भी समझना होगा। ठीक, एक समय पे एक साइंटिस्ट होता था बर्जीलियस, उसने अपनी एक हाइपोथेसिस दी, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बेटे, क्या कोई बच्चा जैकिर, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो हाइपोथेसिस क्या होता है? यस यस गर्वित। सर एक असम्पशन के बेस पे थ्योरी जो बनाते हैं। थ्योरी और हाइपोथेसिस में फर्क होता है, पर ठीक है, चलो असम्पशन। देखो बेटा, होता क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं कि सबसे पहले हमारे पास आती है एक प्रॉब्लम। हम पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। न्यूटन ने देखा सेब नीचे गिरा, वो एक प्रॉब्लम थी कि नीचे क्यों गिरा। ठीक, अब क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक इंटेलिजेंट सा तुक्का दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज एन इंटेलिजेंट गेस। न्यूटन के सर पे सेब गिरा, उसने एक इंटेलिजेंट गेस लगाया कि भैया जरूर कोई फोर्स इसको नीचे खींच रही है। वो उसकी हाइपोथेसिस हो गई कि एक फोर्स उसको नीचे खींच रही है। फिर इस हाइपोथेसिस पे शुरू हो जाती है एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। ठीक, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। फिर उसकी टेस्टिंग शुरू हो जाती है। एक्सपेरिमेंटेशन, न्यूटन ने और चीजें फेंकनी शुरू की, उसने देखा सभी नीचे गिर रही है। फिर उसने अपने एक थ्योरी दे दी। ठीक, एक्सपेरिमेंटेशन और टेस्टिंग के बाद जब वो टेस्ट हो जाता है एंड इट इज प्रूव्ड राइट बाय सम एक्सपेरिमेंट, तो वो थ्योरी बन जाती है। अब थ्योरी को अगर कुछ लोग, लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल, ठीक, लिमिटेड मास ऑफ पीपल मानने लगता है, तो उसको प्रिंसिपल बोल दिया जाता है। उसको प्रिंसिपल बोल दिया जाता है। अगर एक लिमिटेड मास मानना शुरू हो जाता है तो उसको प्रिंसिपल बोल दिया जाता है। और जब प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाता है, सारा यूनिवर्स उसको मानने लग जाता है, देन प्रिंसिपल चेंजेस टू लॉ। एंड दिस इज साइंटिफिक स्टडी कि सबसे पहले एक आप प्रॉब्लम डिफाइन करोगे, प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद उसकी हाइपोथेसिस बनेगी, हाइपोथेसिस की एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग होगी, फिर उसकी थ्योराइजिंग, उसके ऊपर थ्योरी बनेगी, और थ्योरी जो है वो कुछ लोग मानने लगेंगे तो प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल अगर यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाए तो वो लॉ होगा। न्यूटन ने देखा सेब नीचे गिरा, दैट वाज अ प्रॉब्लम। उसने हाइपोथेसिस दी कि कोई फोर्स इसको खींच रही है, एक्सपेरिमेंटेशन की,
और थ्योरी दी कि ग्रेविटेशन की एक फोर्स होती है जो सभी चीजों को नीचे खींचती है। कुछ साइंटिस्ट को मानने लग गए, प्रिंसिपल बन गया, फिर सारी दुनिया इसको मानने लग गई, इट टर्न टू बी अ लॉ। और यहां हम बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस की। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जो लॉ बना वो बेसिक है आज केमिस्ट्री का। ठीक, तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस कहती है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases contains equal volume of all gases contains equal number of atoms. क्या बोला? Equal volume of all gases contain equal number of atoms under similar conditions of temperature and pressure, कहता है अगर जितनी मर्जी गैस आप ले लो, ठीक है जी, ये ली फर्स्ट गैस से, ये गैस जो है ये हीलियम है और इसकी वॉल्यूम V लीटर है। हमने एक और गैस ले ली, ठीक, ये जो गैस है ये मान लो हाइड्रोजन है, ये भी V लीटर है। हमने एक और गैस ले ली, ठीक, ये गैस मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक जी, और इसमें भी V लीटर ले लिया है। और एक और गैस ले ली है, ठीक, ये गैस जो है इसमें हमने मान लो अमोनिया ले ली है और ये भी V लीटर है, यानी वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है। तो ऐसे केस में बेटे अगर इसमें n मॉलिक्यूल होंगे, n एटम अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस एटम, n एटम होंगे तो इसमें भी n एटम होंगे, इसमें भी n एटम होंगे, इसमें भी n एटम होंगे। तो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस हाइपोथेसिस अगर वॉल्यूम सेम हो, टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो बेटा बर्जीलियस हाइपोथेसिस समझ में आई? जल्दी यस लिखने का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, लेकिन हुआ क्या बेटे, हुआ ये कि हमें ये पता चला कि गैस का कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होता है वो एटम होता ही नहीं। एटम की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती ही नहीं, एटम की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक, तो गैसेस आर नॉट एटॉमिक, गैसेस आर फॉर्म्ड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैसेस आर फॉर्म्ड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो गैसेस होती हैं वो बेटे एटम से मिलकर बनती नहीं, उनका नेचर ही क्या होता है, मॉलिक्यूलर। बेटा एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो स्टेबल नहीं होता, वो किसी न किसी चीज का मिल करके मॉलिक्यूल बना के स्टेबल रहता है। इसलिए अगर गैसेस में होगा तो एटम नहीं होगा, मॉलिक्यूल होगा। हालांकि अगर हम हीलियम की बात करें, हमें इसमें एक ही एटम दिखाई देता है, पर इसको भी हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल देते हैं, क्योंकि किसी भी एटम की बेटे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। एटम एज सच स्टेबल नहीं होता है, वो किसी न किसी चीज का जुड़ करके कोई मॉलिक्यूल बना के स्टेबल बनता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती एटम की। क्लियर हो गई बात? तो उसी तरह से गैसेस जो कि एक स्टेबल फिनोमिना हो गया, तो उसमें एटम नहीं होते, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहां बर्जीलियस गड़बड़ कर गया, उसने एटम्स बोले। ठीक, तो यहां से एक आदमी था एवोगैड्रो,
तो बेटा एवोगैड्रो ने अपना एक लॉ दे दिया जिसको एवोगैड्रोस लॉ बोल दिया गया। इसमें सिर्फ एक ही बात कही, इसने बोला कि गैस के तो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल कभी एटम होते ही नहीं, एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती नहीं, तो उसने सिर्फ ये कह दिया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contains equal volume of all gases contains equal number of molecules. Equal volume of all gases contain equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure. ठीक है, तो equal volume of all gases contain equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure. यानी एटम की जगह इसने बोला है हम मॉलिक्यूल हैं। कहा कि अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो अगर V वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल है तो गैस कोई मर्जी हो जाए उसमें n ही मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी n मॉलिक्यूल्स होंगे और इसमें भी n मॉलिक्यूल्स ही होंगे और इसमें भी n मॉलिक्यूल्स ही होंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा एटम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे इसमें एक मॉलिक्यूल एक एटम का है तो अगर n मॉलिक्यूल है तो इसमें n ही एटम्स होंगे। इसमें एक मॉलिक्यूल दो एटम का है तो इसमें 2n एटम होंगे, डबल एटम होंगे। मॉलिक्यूल n है, एक मॉलिक्यूल दो से बना है तो एटम डबल होंगे। अब इसमें 3 एटम से मिलकर बना है, 3 एटम से मिलकर गैस बनी है तो अगर इसमें मॉलिक्यूल n है तो एटम 3n एटम होंगे। ठीक, और सिमिलरली अगर बेटे इसमें 4 एटम से मिलके बनी है तो अगर इसमें n मॉलिक्यूल है तो 4n एटम्स होंगे। यानी एटम्स का नंबर डिफरेंट हो सकता है पर मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम रहेगा। यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी उसने कहा कि B वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स बोल लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लो, हालांकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक, बट ऑब्वियसली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर, जितना नंबर ज्यादा हो जाएगा ठीक उतना वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, बशर्ते टेम्परेचर प्रेशर सेम। अदरवाइज अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर भी सेम है, वॉल्यूम सेम है तो नंबर भी सेम है, वॉल्यूम डिफरेंट तो नंबर डिफरेंट। बोलो बेटा एवोगैड्रोस लॉ समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलना यस और नो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हो बेटे? यस ओजस, कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चे? नो सर। ओके बेटे, और कोई बंदा कुछ पूछना चाह रहा हो? प्रीति जी आपको समझ में आ गया बेटे? यस सर। थैंक यू बच्चे। चलिए, अब ये तो हो गया बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अब हम लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ें, लास्ट। एंड दिस लॉ इज वेरी वेरी सिंपल। सबसे सिंपलेस्ट लॉ अगर कोई मेरे पास है, सबसे सिंपलेस्ट लॉ अगर मेरे पास कोई है तो बेटे वो हमारे पास आ जाएगा दिस वन। ये है गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ combining volumes, combining volumes। ये अगला लॉ मेरे पास आया बेटे, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक, चलिए अब इसको पढ़ने की करते हैं कोशिश कि गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या कहता है। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल लॉ है। ये कहता है गैसेस जब भी रिएक्ट करती है, जब हाँ जी जसकीरत कुछ पूछना चाह रहे हो बेटे? यस सर। तुमने भी लॉ पढ़ा कि कोई लिमिटेशंस नहीं है? हाँ जी बेटे,
जो भी हमने लॉ पढ़ा है उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है? नहीं बेटा, इसमें लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है। लॉ कब बन जाता है? लॉ कब बन जाता है? जब यूनिवर्सली हो जाता है। इसकी कोई एप्लीकेशन, खैर इसमें उस तरह की चीज भी नहीं थी, इसमें कॉम्बिनेशन ऐसा सच नहीं था, इसमें ऑलरेडी Yes, sir. मॉलिक्यूल थी, तो इसमें नहीं ऐसा कुछ होगा, ठीक। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटे, अब है लॉ, गे-लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। बेटा बोलता है जब कभी भी गैसेस आपस में रिएक्ट करती है, जब कभी भी गैसेस आपस में रिएक्ट करती है, तो उनकी वॉल्यूम्स में हमेशा होल नंबर रेशो होती है। सिंपल, gases always react together in simple whole number ratio by their volumes. Gases always react together in simple whole number ratios by their volumes. यानी जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, उनकी वॉल्यूम्स में सिंपल होल नंबर रेशियो रहती है। जब भी ये रिएक्ट करती है, उनके वॉल्यूम्स में सिंपल होल नंबर रेशियो रहती है। जैसे बेटा H2 reacts with Cl2 to give us 2HCl. HCl reacts with Cl2 to give 2HCl. बेटे जी, one volume reacts with one volume to give us two volumes. तो देखो बेटा, रिएक्टेंट में तो 1:1 है ही वॉल्यूम्स में, यहां पे भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी में होल नंबर रेशियो रहती है। वन वॉल्यूम इसलिए बोला, एक यहां पे रिएक्ट कर रहा है, एक यहां पे रिएक्ट कर रहा है, तो वन वॉल्यूम रिएक्ट्स विद वन वॉल्यूम टू गिव अस टू वॉल्यूम, सो द रेशियो इज 1:1:2 होल नंबर रेशियो। ऐसे ही अगर मैं लिखता N2 plus 3H2 गिविंग अस 2NH3, तो बेटे देखो इसका यहां पे वन वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है, कितने के साथ? 3 वॉल्यूम के साथ, और क्या दे रहा है? 2 वॉल्यूम दे रहा है। तो इनकी वॉल्यूम की रेशियो 1:3:2 हो गई, विच इज द होल नंबर रेशियो। तो जब कभी भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, तो उसकी रेशियो उसके वॉल्यूम्स में हमेशा होल नंबर रेशियो, उनकी वॉल्यूम्स में हमेशा होल नंबर रेशियो होती है। बेटा बोलो, ये लॉ समझ में आया? सर, हाँ जी बेटे। सर ये गे-लुसिक साइंटिस्ट का नाम है? हाँ जी, गे-लुसिक साइंटिस्ट का नाम है। ओके सर, ओके सर। हाँ जी उदस, क्या पूछना चाह रहे हो बेटे? सर जैसे हम इसमें बोलते हैं कि जो रेशियो होगी वो सिंपल होल नंबर्स में होगी, तो सर सिंपल हम उसको नेचुरल नंबर भी नहीं बोलते, क्या हमारी जो रेशियो है वो 0 भी आ सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 0 नहीं आ सकती बेटे। वो फिर है, देखो अगर गैसेस से लिक्विड बने तो हो सकता है प्रोडक्ट की वैल्यू जो हो 0 वैल्यू वॉल्यूम आ जाए। वॉल्यूम कभी 0 नहीं हो सकती ना, कुछ तो रहेगी, ठीक। तो बेटा सिंपल होल नंबर रेशियो एज सच बोला जाता है, ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, अब देखो बच्चे, हमारे पास इस तरह से करके ये 6 लॉ हमने पढ़े, एक बार दोबारा अपने दिमाग में घुसाते 6 के 6 लॉ। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता था? कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। यानी मास बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। यानी ये बोला जाता था कि मास is always conserved in a chemical reaction. Mass of the universe is conserved, ठीक। लेकिन उस लॉ की लिमिटेशन थी न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन में some you can say energy is formed। तो किसी बिटिया का एक डाउट आया था लॉ ऑफ मास इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी, तो ध्यान से सुन लीजिए। हमने एक लॉ आइंस्टीन ने दिया था, कहा sum of mass and mass equivalence of energy is always conserved in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में मास और मास इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी, इन दोनों का सम कर दिया जाए तो वो कांस्टेंट होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटे। अब सम ऑफ मास एंड मास इक्विवेलेंस, तो मास इक्विवेलेंस क्या होता है बेटा? मास इक्विवेलेंस इज द मास व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी।
मास इक्विवेलेंस इज द मास व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो वो हम निकालते हैं कैसे? हमें पता है 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 1 AMU से बनती है। उससे वेट निकाल लेते कितना बनता है, वो मास इक्विवेलेंस होता है जितनी एनर्जी बनी होती है। मास इक्विवेलेंस को बचे हुए मास से ऐड कर दो तो इनिशियल मास के बराबर हो जाएगा। यानी सम ऑफ मास एंड मास इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये दूसरा लॉ। तीसरा लॉ हमारे पास था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डेफिनेट कांस्टेंट कंपोजिशन। A pure chemical compound bears same element in same ratio by weight. A pure chemical compound bears the same element in same ratio by weight. ठीक है जी। चौथा लॉ जो हमारे पास था, ठीक, वो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता था बेटा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें कहता था इफ वन एलिमेंट, या फिर आप बोलो if two elements join to form more than one type of a compound, if weight of one element is fixed, the other combining element must bear whole number ratio by its weight. और अगला जो आज हमने पढ़ा, आज हमने 3 लॉज पढ़े। उन 3 लॉज में पहला लॉ था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। कहा whenever two elements with the fixed weight of third, they do so in the same ratio or some whole number multiple of the ratio in which they combine among themselves. Agla, Berzelius hypothesis: equal volume contains equal number of atoms under similar conditions of temperature and pressure. But hypothesis was wrong, so it turned to be Avogadro's law. Equal volume of all gases contain equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure. And last is Gay-Lussac's law of combining volumes. Whenever gases react, they do so that they should bear whole number ratio by their volumes. उनके volumes में हमेशा whole number ratio होनी चाहिए। ये बेटे हमारे पास कहलाता था, जिसको हम क्या कहते थे? जिसको हम बोलते थे Gay-Lussac's law। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। कोई डाउट है तो पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो, ताकि हम आगे चले। उससे पहले आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो। यस, एनीबॉडी हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? खास करके जो नए बच्चे आज आए थे उनमें से किसी को डाउट हो, चलिए बोलिए। यस, आर्यन का हाथ खड़ा हुआ। सर इनके मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कोई? सर आप म्यूट। हाँ जी बेटे, अब बोलो मैथमेटिकल क्या पूछ रहे हो? इसके कोई इनके कोई मैथमेटिकल प्रूफ्स नहीं है या मैथमेटिकल? बेटा ये सारे मैथमेटिकली प्रूफ तो किए मैंने बेटा, सारे तो मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किए मेरे बच्चे। सबकी रेशियोज मैंने मैथमेटिकली तो दी है। जो कैलकुलेशन की वो सारी मैथमेटिकली नहीं है क्या? यस सर, मैं प्रॉपर डेरिवेशन की बात कर रहा हूं। जैसे ये Gay-Lussac's लॉ है, उसमें क्या है कि आप पहले आगे पढ़ लेंगे डाल्टन्स थ्योरी, फिर उसके ऊपर बेसिस पे इसके ऊपर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यही क्यों हुआ, कोई और कुछ क्यों नहीं हुआ। देयर इज लॉट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स टू बी एक्सप्लेन लेटर ऑन। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, आर्यन के बाद कोई और एक बिटिया पूछ रही थी। यस, जॉइना। जॉइना सर ये एवोगाड्रोस लॉ एक बार रिपीट कर दो। बेटा एवोगाड्रोस लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लो 10 लीटर एक गैस ली, अगर उसमें n मॉलिक्यूल्स हैं तो कोई मर्जी गैस ले लो 10 लीटर, टेम्परेचर प्रेशर का सेम है तो उसमें n ही मॉलिक्यूल होंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? यस सर। Any other problem to any student? Chalo, shabash. Yes, yes, yes. And those who are worrying कि मेरा नेटवर्क सही नहीं था सर, तो मेरे को लेक्चर आपको मिल जाएगा, लेक्चर की तो टेंशन ही ना करा। ठीक? शिविन, इस लॉ की कोई लिमिटेशन नहीं है।
गेल-लुसेस लॉ की कोई लिमिटेशन नहीं, ठीक। एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर एक बार बर्जीलियस हिपोथेसिस एक बार वो कर दो, एक्सप्लेन कर दो। बेटा बर्जीलियस हाइपोथेसिस ये कहती थी अगर वॉल्यूम इक्वल होगा तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तो, यानी इफ you can say same volume contains same number of atoms under similar condition of temperature pressure। पर बाद में हमने पाया कि गैसेस के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल मॉलिक्यूल है, एटम होते ही नहीं, इसलिए हमने उसको क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। बोलो क्लियर हो गया? ओके सर, यस सर, हो गया। नाउ और किसी का कोई डाउट हो बच्चे? सर मेरा सर मतलब इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, मुझे बस ये बताना है कि असाइनमेंट से मुझे डाउट्स हैं थोड़े। वो तो चलो मैं कर देता हूँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग से अलग की बात है बेटा, वो अलग से देखेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, और बोलो क्या पूछना चाह रहे कोई और बच्चा? इस लेक्चर का डाउट नहीं है, पहले का है कुछ। हाँ पूछो पूछो बेटे। सर एग्जैक्ट नंबर और जीरो बिफोर डेसिमल में कंफ्यूजन हो रही है, जैसे कैसे पता चलेगा अलग कौन। देखो बेटे, एग्जैक्ट नंबर में लास्ट में जीरोस नहीं है, ठीक है? एग्जैक्ट नंबर जो काउंट से निकलेंगे, ठीक। और जीरो तो बेटा हमारे पास कहीं पे भी हो सकते हैं। अब जैसे ये है 4000, ठीक। अगर इसके अगर मैंने लिखा 4000 स्टूडेंट्स, ना स्टूडेंट्स तो काउंट से निकलेंगे ना, स्टूडेंट तो काउंट से निकलेंगे, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर हो गया, ये एग्जैक्ट नंबर हो गया, ठीक है जी, क्योंकि काउंट से निकलेंगे। लेकिन बेटे अगर मान लो 4000 मीटर बोल दिया, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, 4000 मीटर बोल दिया, ये कैलकुलेटेड, ये काउंट से नहीं निकलेंगे, ये किस चीज से मापने से निकलेंगे, किस चीज से मापने से निकलेंगे। नाउ दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, गॉट इट, बट इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हम श्योर नहीं है, इसमें तो इनफाइनाइट होंगे, इसमें हम श्योर नहीं है, ठीक। क्योंकि इसको अपन ऐसे लिख सकते थे 4.0 इंटू 10 टू पावर 3। देखो बेटा सिंपल बात ये होती है कि जब आप कभी काउंट से निकालते हो, ठीक, जिसके पीछे यूनिट नहीं होती, काउंट के पीछे यूनिट नहीं होती बेटा, ठीक। अगर मैं बोलूं 11 पीपल, तो भैया पीपल कोई यूनिट थोड़ी है। बोला 100 ऑरेंजेस, ऑरेंज कोई यूनिट थोड़ी है। जिनके पीछे यूनिट नहीं लगता वो एग्जैक्ट नंबर होता है, जिनके पीछे यूनिट लग जाएगा उसमें आपके पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू है, पर उसमें हम श्योर नहीं है कि कितने लिखने हैं। बोलो क्लियर हो गया अभी? यस सर। हाँ जी आशु, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, जल्दी बोलो। Yes, sir. Sir, I want to ask multiplication and division in calculation of significant figures. बेटे देयर इज नथिंग इन दैट, उसमें सिर्फ ये देखो सबसे छोटे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस जगह पे है उतने में आंसर देना है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने में उतने में आंसर देना है, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, मान लो 32.3 माइनस 30.3 इंटू 1.45 ये आ गया, ठीक, इंटू 7.899 डिवाइडेड बाय 4.123, ठीक है। अब हमारे को इसमें बॉड मास यूज करना है। अगर बॉड मास यूज करना है तो पहले इसको देखेंगे, ब्रैकेट को अलग से सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास हमें पता है सब्ट्रैक्शन करते हुए, ठीक, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, हमें ये अच्छे से पता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं हम देखते हैं डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस आई, तो 1 प्लेस आई तो 1 प्लेस तक लिखना होगा, तो इसको 2.0 लिखना होगा, तो ये वैल्यू आ गई 2.0 इंटू 1.455 इंटू 7.899 डिवाइडेड बाय 4.123, ठीक। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटे? इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें कितने हैं? 4। तो बेटा सबसे कम किसमें है? इसमें, इसलिए आंसर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। बोलो आशु क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो। Yes, sir. हो गया। उम्मीद करता हूं सभी के डाउट्स कंप्लीट हो गए, क्लियर हो गए।
ठीक है जी। देखो बेटे, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, इट विल टेक सर्टेन टाइम, ये थोड़ा टाइम लेने वाला टॉपिक है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। उससे पहले सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी गो टू द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो चलिए